लखनऊ के अलीगंज में लगी आग अब सिर्फ एक हादसे की खबर भर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के शहरों में चल रहे उस खतरनाक लापरवाही का चेहरा बन चुकी है जिसमें रिहायशी इमारतों में चुपचाप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, बेसमेंट क्लासरूम बनते जा रहे हैं और फायर सेफ्टी नॉर्म्स सिर्फ कागजों में है। सीएम का संदेश साफ है कि अलीगंज को सबक बनाइए ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जिस इमारत में अग्निकांड से 15 लोगों की जान गई उस इमारत का इतिहास क्या है। जो इमारत 15 लोगों की जान ले गई, 1980 में विजय कुमार को इस भवन का आवंटन हुआ था। 2005 में यह भवन आवंटी के नाम पर रजिस्टर होता है। इसके बाद 2013 में वीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला ने यह भवन खरीदा। 2014 में एलडीए ने आवासीय उपयोग का नक्शा पास किया। 2016 में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश भी होता है इसी भवन पे। संदिग्ध तरीके से ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है 2016 में ही। 2026 में नियमों के उल्लंघन की वजह से भीषण अग्निकांड होता है। नतीजा आपके सामने है। ये धू-धू करके जलती हुई इमारत, आसमान से किसी सहारे कूदते, छलांग लगाते, तार के सहारे उतरते बच्चे और 15 जानें चली गईं। ये हमारे देश की स्थिति है। पूछिए कहां हैं वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने एनओसी इसको दिया, या एनओसी नहीं भी दिया, ध्वस्त करने का जो आदेश था उसको भी खा गए। अब जानिए कि अग्निकांड के बाद अब तक हुआ क्या है, क्या बदला है। जो बदलना चाहिए क्या वो बदला है? ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 15 लोगों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड में आती है। सीएम योगी पूरे प्रदेश में फायर ऑडिट के आदेश देते हैं। कोचिंग, अस्पताल, मॉल, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जांच के दायरे में है। बेसमेंट में कोचिंग और कॉमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती बरती जा रही है। फायर एनओसी, बिजली लोड और रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू हो चुकी है। सीएम का संदेश है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन जिन लोगों पर जांच करने का जिम्मा है, जिनको ऑडिट करना है, वो क्या सुधर जाएंगे? वो क्या इस घटना से सबक लेने को तैयार हैं? आदेश एक चीज होती है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें हमारे यहां शासन प्रशासन के अधिकारी अक्सर फेल पाए जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी समझते हैं कि सीएम योगी ने निर्देश किस रूप में दिए हैं, क्या बड़े उनके मैसेज हैं। हर जिले में फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। अस्पताल, मॉल, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग्स की जांच होगी। पहले जागरूकता, फिर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए, यह भी सीएम का आदेश है। जो गलत है सो गलत है। जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इमरजेंसी रिस्पांस टाइम कम करने पर जोर दिया गया है। हर जिले में फायर सेफ्टी अभियान ये चलाया जाएगा। यहां 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और जिस तरीके से पहुंचने के बाद उसकी स्थिति थी, जिस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां सारी चीजें धता बताते हुए 15 लोगों की जान चली गई। इस सख्ती की शुरुआत हो चुकी है। फायर ऑडिट अभियान में अब तक क्या हुआ है यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले दिन 80 इमारतों को सील किया गया है। प्रदेश भर में यह अभियान चल रहा है। 80 इमारतों को सील किया गया है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 62 सीलिंग हुई है। सहारनपुर में 6 कोचिंग सेंटर सील किए गए। इसके बाद कानपुर में 46 कोचिंग और इमारतों पर कार्रवाई की गई है। कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ में एलएन, आकाश और ग्रेविटी कोचिंग की शाखाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में यहां पर छात्र पढ़ते हैं। नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी में भी कार्रवाई हुई है। यानी समस्या सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हर जिले में, हर जगह पर, हर गली में इस तरीके की इमारतें मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यूपी में आग लगने की जैसी घटनाएं होती हैं, बार बार होती हैं, ऐसा क्यों होता है?
बार बार आग लगने की घटनाएं आखिर उत्तर प्रदेश में, देश में भी क्यों हो रही? पुरानी और खराब वायरिंग इसमें सबसे बड़ा खतरा है। शॉर्ट सर्किट से ही सबसे ज्यादा आग लगती है। लोड से ज्यादा इस्तेमाल बिजली का किया जाता है। आपने 3 किलोवाट का लिया है, जरूरत है 4 की या 5 की, फिर ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर यही तार गर्म होते हैं, वायरिंग ढीली होती है, स्पार्किंग होती है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगती है। कमर्शियल इमारतों में अक्सर ऑडिट होता ही नहीं है, सब काम ले दे करके चलता है। अक्सर हादसा नहीं, जिस तरीके की स्थिति बनती है, पुरानी और खराब वायरिंग और समय पर बिल्डिंग का ऑडिट ना होना, ये अपने आप में इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है। अलीगंज जैसे मामलों में सबसे खतरनाक बात सिर्फ आग लगना नहीं है। आग लगने में सबसे पहले किस जगह पर फेलियर होता है, इस बात को भी हमें समझना होगा। चूकते किस जगह पर हैं? लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बंद मिलता है, सीढ़ियां धुएं से भर जाती हैं, बिजली जाते ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रीज हो जाते हैं और लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस वजह से लोगों की जान पर ज्यादा बनाती है। स्मार्ट लॉक बंद हो जाते हैं और लोगों को किसी भी तरीके की स्थितियों का सामना करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बेसमेंट, इमरजेंसी एग्जिट, ये सारी चीजें ऐसी इमारतों में ज्यादातर जगहों पर खतरनाक रोल प्ले करती हैं। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है तो आप फंसेंगे, और अगर आप बेसमेंट में बैठे हैं और रास्ता केवल लिफ्ट है तो वो सबसे पहले रुकेगी, क्योंकि लाइट जाते ही या आग लगते ही वो बंद हो जाएगी और फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि जब खतरे इतने साफ थे तो सिस्टम ने रोका क्यों नहीं? लूप होल्स हैं, इसी वजह से ये घटनाएं होती हैं। किस तरीके के लूप होल्स हैं ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। कम ऊंचाई वाले कई भवन फायर एनओसी के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा उनमें बड़ी संख्या में लोग काम भी करते हैं। एक तो एनओसी नहीं और उसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों का काम करना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जाना। जांच और ऑडिट की जिम्मेदारी कमजोर पड़ गई है। जांच होती है, ऑडिट होता है तो हिंदुस्तान टेबल के नीचे से तरक्की करने लगता है। यही कानूनी लूप होल अलीगंज जैसे हादसों को आगे बढ़ाते हैं और लोगों की जान पर बनाती है। यूपी का फायर सेफ्टी सिस्टम व्यवस्था की जो जमीनी हकीकत है वो भी कम चिंताजनक नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम को किस तरीके की परेशानियां आती हैं ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एक विभाग है, उस पर जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको यूं ही छोड़ दें। वो क्यों अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है, इस बात को भी हमें समझना होगा। फायर डिपार्टमेंट अपनी तंग रास्तों और अवैध पार्किंग की वजह से मौके तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऊपर फैले बिजली के तार रेस्क्यू में बाधा बनते हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में घुसना और ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ बहुमंजिला भवन तक, उनके फ्लोर्स तक पहुंचने में भी फायर ब्रिगेड को दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है। प्लेटफॉर्म पर तैनात करना मुश्किल हो जाता है। कैसे आप पहुंचे? धुआं और बंद सीढ़ियां रेस्क्यू को और ज्यादा कठिन बना देती हैं। शहर अपनी अव्यवस्था का शिकार खुद होता है और ऐसे गंभीर मौकों पर उसका रेस्क्यू अभियान ढीला पड़ जाता है या फिर हो ही नहीं पाता है। यहीं पर हमें समझना होगा कि विदेशों में आग लगने पर जो इमारतों से लोगों को निकाला जाता है या वहां के जो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। अगर हमें सबक लेना है तो यह भी देखना पड़ेगा कि किन जगहों पर इस तरीके की स्थितियां बेहतर हैं। सीढ़ियों में स्मोक फ्री प्रेशर सिस्टम होता है। बिल्डिंग को फायर कंपार्टमेंट में बांटा जाता है। फायर डोर्स आग धुएं को एक हिस्से तक सीमित रखते हैं। बिजली जाने पर एग्जिट के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। फायर सेंसर्स जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं ताकि लोगों को निकलने का मौका मिले। फोकस सिर्फ आग बुझाने पर नहीं, लोगों को सुरक्षित निकालने पर होता है। सीढ़ियों पर स्मोक फ्री प्रेशर सिस्टम लगा करके लोगों को यह भी इंडिकेशन दिया जाता है कि आप किस रास्ते से निकल सकते हैं, किस रास्ते में आपके लिए रुकावटें कम हैं।
अपने देश में आमतौर पर इस तरीके की कोई भी स्थिति पालन में नहीं लाई जाती। अलीगंज की आग हमें सिर्फ 15 मौतों का आंकड़ा नहीं देती, ये बताती है कि जब शहर नियमों से नहीं जुगाड़ से चलने लगते हैं तो इमारतें ऑफिस नहीं मौत के जाल बन जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है, बड़ा संदेश है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी कि क्या यह अभियान कुछ दिनों की सख्ती बनकर रह जाएगा या फिर यूपी के शहरों में बिल्डिंग सेफ्टी सचमुच बदल जाएगी।